नमस्कार। कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है मूल विधि में, वो महिलाओं, बच्चों और SC/ST का संरक्षण है। वास्तव में ये विधि का टॉपिक तो है, विधि के प्रावधानों के अंतर्गत इनके संरक्षण आपको बताए जाएंगे, लेकिन ये GS का भी एक हिस्सा बन चुका है और GS के साथ साथ एक सामाजिक मुद्दा भी है। तो इसका गहराई के साथ ज्ञान अगर आपको होता है तो कई स्तर पर और कई मौके पर इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। हालांकि ये जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ टॉपिक, ये सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को ध्यान में रख करके हमने इसको बनाया है, ताकि आपको उस परीक्षा में इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। देखते हैं कि किस तरह से संरक्षण को हमें पढ़ना है। देखिए, जो आपके सिलेबस का टॉपिक है उसमें 3 लोगों के संरक्षण की बात कही गई है। पहला तो महिलाओं का संरक्षण है, दूसरा है बच्चों का संरक्षण और तीसरे खंड में है SC/ST का संरक्षण। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इन तीनों वर्गों का संरक्षण एक साथ हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अलग अलग अधिनियमों में अलग अलग उसकी धाराओं में उसके संरक्षण दिए गए हैं। हाँ, पढ़ने का पैटर्न ज़रूर आप सीख सकते हैं। जैसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा महिलाओं का संरक्षण, तो यहाँ देखिए हमने इसको अलग कर दिया है। महिलाओं के संरक्षण में सबसे पहले संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। वैसे तो आप पूरा संविधान पढ़ चुके हैं, तो लेकिन इस नज़रिए से आपने नहीं पढ़ा कि ये महिलाओं के संरक्षण के तौर पर प्रावधान है। उसी संविधान में से जो आपने पढ़ा है उसमें महिलाओं के लिए किन अनुच्छेदों के तहत क्या संरक्षण दिए गए हैं वो आप यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। संविधान के बाद भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC के तहत क्या संरक्षण और अधिकार, महिलाओं को क्या सुरक्षा प्राप्त हैं, वो आप जानेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC जो होती है, उसके तहत क्या प्रावधान है वो आप जानेंगे। यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता होनी चाहिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के क्या प्रावधान हैं, दहेज को लेकर के क्या कुछ अपराध के रूप में उसे बनाया गया है और महिलाओं को संरक्षित किया गया है, वो आप जानेंगे। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, आपको मालूम है कि भ्रूण हत्या होती है। अब तो थोड़ा सा लोग शिक्षित हो रहे हैं तो कुछ कमियां शायद आ रही हैं, लेकिन सदियों से हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया में बेटे की चाहत में बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता रहा है। तो उसको लेकर के क्या संरक्षण है वो आप यहाँ पढ़ेंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के जो प्रावधान हैं, यानी कि उसमें क्या कानूनी बातें रखी गई हैं, वो आप पढ़ेंगे। हालांकि उस टॉपिक को तो यहाँ लिखा जा चुका है, लेकिन दोनों को एक साथ, कानूनी प्रावधान और उसके सामाजिक बातों को भी आप थोड़ा सा जान लेंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ये संभवतः सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं उस पर कोई महिला किस प्रकार से उसको उपचार मिल सकता है, किस प्रकार के कानूनी प्रावधान है, क्या सहायता मिलती है, वो सारी बातें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। और महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986। अशिष्ट रूपण का मतलब सामान्य भाषा में अश्लीलता कहते हैं, कि अगर फिल्मों के माध्यम से या किसी चित्र के माध्यम से या किसी शब्द, वाक्य या प्रकाशन के माध्यम से अश्लीलता फैलाई जाती है, तो उसको लेकर के ये कानून किस तरह से महिलाओं को संरक्षण देता है
ये सारी बातें आप पढ़ेंगे तो इस टॉपिक का एक सेक्शन यानी कि महिलाओं का संरक्षण पूरा हो सकता है। इसके बाद हम बच्चों का संरक्षण अगले भाग में देखेंगे, वीडियो के अगले भाग में, और SC/ST का संरक्षण हम वीडियो के तीसरे पार्ट में देखेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरे टॉपिक को हम 3 वीडियो के माध्यम से आपको देंगे, क्योंकि एक वीडियो बनाएंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा आपका मन और मस्तिष्क दोनों बोझिल हो सकते हैं। इसलिए हम पहले महिलाओं का संरक्षण और क्रमशः संवैधानिक प्रावधानों के रूप में देखने का प्रयत्न करते हैं। संवैधानिक प्रावधान, आपने संविधान पढ़ा है अगर, तो आपने इन सभी अनुच्छेदों को भी पढ़ा होगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है किसी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये संविधान में आपने अनुच्छेद 15 को पढ़ा, लेकिन इस वक्त आप संविधान के द्वारा महिलाओं को किस तरह से संरक्षण दिया गया है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 15 में जो शब्द आया लिंग के आधार पर, यानी किसी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, मूल वंश या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब है कि अनुच्छेद 15 महिलाओं को संरक्षण देता है कि महिला होने के नाते आपके साथ कोई भेदभाव सरकार या समाज में नहीं किया जाएगा। इसी 15(3) में एक प्रावधान और कर दिया गया कि एक तो पहली बात तो हम भेदभाव नहीं करेंगे, दूसरी बात महिलाओं व बच्चों के लिए राज्य विशेष व्यवस्था कर सकेगा, यानी कि अलग से उनके लिए कुछ पॉजिटिव प्रावधान किए जा सकते हैं, विशेष व्यवस्था हो सकेगी। तो अनुच्छेद 15 इस तरह से महिलाओं को, उनके हितों को संरक्षण प्रदान कर देता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 भी आपने संविधान में पढ़ा है, जिससे सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था एक तरीके से दी गई है। अनुच्छेद 16 में कहा गया कि राज्य द्वारा नियोजन में, यानी कि राज्य जो भी प्लान करेगा जिसमें सरकारी नौकरियां भी आती हैं, राज्य द्वारा नियोजन में किसी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, यानी फिर से आया लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा और भी हैं, निवास के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, लेकिन आपका लेना देना यहाँ पर सिर्फ है महिलाओं के संबंध में। तो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं 16(4) में कह दिया गया है, रिजर्वेशन की बात कही गई है। तो जैसे SC/ST, OBC को रिजर्वेशन मिलता है, तो आपको अच्छी तरह पता है कि सरकारी नौकरियों में भी अलग अलग राज्यों में महिलाओं के अलग अलग कोटे निर्धारित किए गए हैं कि सरकारी नौकरियों में उनको स्थान, उनको जगह मिलती रहे, और वो प्रावधान 16(4) के जरिए आता है। वैसे तो आपको बहुत डिटेल में 4 या 15(3) यहाँ जाने की आवश्यकता भी नहीं है। ये जो संरक्षण है वास्तव में आपको सीधे सीधे ही सवाल पूछ लिया जाएगा, यानी कि 15 के तहत मिला और फिर 16 के तहत मिला। संविधान के नीति निदेशक तत्वों का जो अनुच्छेद 39 है, इस 39 के कुल मिलाकर के 5 पार्ट होते हैं, लेकिन इस 5 पार्ट से आपको फिलहाल यहाँ लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ आपको पहले पार्ट से लेना देना है और चौथे पार्ट से लेना देना है। कारण, अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि स्त्री पुरुष सभी को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त होंगे, यानी स्त्री पुरुष दोनों को जीविका के साधन
प्राप्त होंगे? समान रूप से, यानी महिला अगर शारीरिक रूप से पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जीविका के साधनों को उपलब्ध कराने में महिलाओं को पुरुषों से पीछे रखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। महिला और पुरुष दोनों को जीविका के समान रूप से साधन प्राप्त होंगे। ये 1 नंबर में कहा गया है 39.1 और 39 के चौथे पॉइंट पर कहा गया है कि स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। यहाँ भी कोई भेदभाव महिलाओं के साथ नहीं किया जाएगा। इसके बाद धारा 42 आती है, प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रसूति सहायता का मतलब होता है मैटरनिटी हेल्प, यानी कि गर्भवती महिलाओं को राज्य द्वारा सहायता दी जाएगी। तो अभी थोड़े दिन पहले, कुछ साल पहले सरकार ने अनाउंस किया था कि गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना चलाई गई है, तो उसके द्वारा भी गर्भवती महिलाओं को संरक्षण और सहायता दिया जाता रहा है। 340 जो संवैधानिक प्रावधानों में आखिरी अनुच्छेद आप मान सकते हैं, इसमें कहा गया है कि कमज़ोर वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करेगा। देखिए, एससी आयोग तो अनुच्छेद 338 में बन गया, जो अभी एससी के संरक्षण में आप इसके तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। एसटी 338 क में बन गया आयोग। 338 ख में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 340 में कहा गया है कि अन्य जो कमज़ोर वर्ग होंगे उनके लिए भी राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा। तो अन्य कौन हुआ? जैसे अल्पसंख्यक हुआ, वैसे ही महिलाओं को भी समाज में एक कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा गया है, इसलिए उनके लिए भी राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है। तो वो प्रावधान मिलता है, यानी कि जो राष्ट्रीय महिला वर्ग आयोग है उसके गठन का जो आधार मिलता है वो अनुच्छेद 340 से ही प्राप्त होता है, महिला आयोग। इस प्रकार से संविधान के द्वारा इन अनुच्छेदों के अंतर्गत महिलाओं को संरक्षण दिए गए हैं। अब संविधान के बाद हम लोग चलते हैं भारतीय दंड संहिता, जो हमारे देश की सबसे बड़ी आपराधिक विधि है। उसके तहत ढेर सारे संरक्षण मिले हुए हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता के प्रावधान, यानी कि आईपीसी के तहत क्या संरक्षण महिलाओं को मिले हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम देखते हैं। बहुत सारे प्रावधान हैं, एक झलक हम आपको दिखा भी देते हैं। जैसे धारा 304 ख दहेज हत्या को लेकर के, बहुत सारी दहेज हत्याएं होती रही हैं हमारे समाज में। इसके बाद हम देखेंगे 354, यानी कि छेड़खानी जिसको आप कहते हैं, किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यहाँ मैं आपको बड़े डिटेल में समझाऊंगा कि आपराधिक बल क्या होता है, हमला क्या होता है और किस स्तर तक स्त्री की लज्जा भंग करने पर वो अपराध होता है, इस पर हम आएंगे अभी। इसके अलावा 366 है विवाह करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को अपहरित करना, बेपहरित करना, जबरदस्ती उसको भगा ले जाना, ऐसे अपराधों का विवरण है। यौन अपराध में आपको 375 के तहत बलात्कार आप जानेंगे। 376 में बलात्कार के लिए दंड होता है। तो अलग अलग, जैसे अभिरक्षा में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, पत्नी के साथ बलात्कार, इस रूप में आप इसको देखेंगे। विवाह संबंधी अपराधों में जैसे पुनः विवाह करना है, एक विवाह के अलावा दूसरा। जार कर्म क्या है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दे दिया है, लेकिन फिर भी आपके लिए जानना आवश्यक होगा कि ये होता क्या है और क्यों इसको ख़त्म किया गया। धारा 498 में आप जानेंगे किसी स्त्री के पति अथवा पति के
नातेदार द्वारा क्रूरता करना। तो दंड संहिता में इतने प्रावधान जानेंगे। इसको जानने के बाद फिर आप दंड प्रक्रिया संहिता की तरफ बढ़ेंगे। हम आते हैं दहेज मृत्यु पर। देखिएगा, धारा 304 आईपीसी की ये दहेज हत्या के विषय में बताती है। दहेज हत्या क्या है? इसके विषय में जो प्रावधान है, कहा गया विवाह के पश्चात 7 वर्ष के भीतर, ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष के भीतर यदि किसी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होती है, ध्यान रहे सामान्य परिस्थिति नहीं, संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होती है, और उसकी मृत्यु से ठीक पहले यह प्रदर्शित किया जाता है, यानी न्यायालय को यह दिखाया जाता है कि उसके साथ क्रूरता की गई थी, उसे तंग किया गया था, या दहेज की किसी मांग के लिए उसे पीड़ा पहुंचाई गई थी उसके पति के द्वारा या पति के नातेदार द्वारा। पति भी हो सकता है और पति का नातेदार भी हो सकता है। नातेदार मतलब उसके भाई बहन, माता पिता, जो भी परिवार में रहते हैं। इनके द्वारा अगर दहेज की किसी मांग के लिए क्रूरता की गई थी, तंग किया गया था, प्रपीड़ित किया गया था, उसके साथ उस शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार की प्रताड़ना दी गई थी, और उसके बाद उस महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी मृत्यु को दहेज हत्या कहा जाता है। इसमें 7 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। कहा गया है कि अगर कोई, जैसे 7 वर्ष क्यों हो, तो एक तो हत्या हुई है, तो फिर 7 वर्ष क्यों? क्योंकि एक दहेज हत्या में एक से अधिक लोगों का रोल हो सकता है। उसके पति का रोल हो सकता है, पति की बहन का रोल हो सकता है, पति के पिता, पति की माँ, या जो भी रिश्तेदार वहाँ पर हैं, सबका रोल हो सकता है। किसी का रोल सीधे तौर पर उसको मारने को लेकर के होता है, किसी का रोल अपराध हो रहे अपराध को इग्नोर करने का हो सकता है, किसी का सिर्फ षड्यंत्र में हो सकता है, किसी का बढ़ावा देने के लिए दुष्प्रेरण में हो सकता है। तो जिसका जैसा रोल होगा उस तरह से उसे कारावास से दंडित किया जाएगा। यही वजह है कि कहा गया है कि 7 वर्ष से शुरू होकर के आजीवन कारावास तक से दंडित किया जा सकता है। अब इसमें कुछ शब्द है, जैसे क्रूरता करना, तंग करना, मानसिक शारीरिक किसी प्रकार से, यानी अगर मारा पीटा जा रहा है, शारीरिक चोट पहुंच रही है, तो इसको कहा जाता है क्रूरता। और तंग करने का मतलब जैसे ताने देना, कभी कभी घरों में होता है, बहू को सास से ताने मिलने लगते हैं, चाहे सीधे उस महिला को तंग किया जाए या उस महिला के समक्ष महिला के पिता, माता या उसके भाई को भी अगर कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके लिए भी, उससे भी वो महिला तंग हो सकती है। माना जाएगा कि उसको तंग किया जा रहा है या उसको प्रपीड़ित किया जा रहा है। तो इस परिस्थिति में ये दहेज हत्या का मामला बन जाता है। आगे चलते हैं। आईपीसी का जो दूसरा प्रावधान है, किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से, 2 शब्द है, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमला और आपराधिक बल क्या होता है। हालांकि भारतीय दंड संहिता में ये टॉपिक आएगा, हमला और आपराधिक बल, उसका एक अलग टॉपिक ही रहेगा, वहाँ आप थोड़ा और विस्तृत तरीके से समझेंगे। लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं
इस टॉपिक को समझने के लिए हमला और बल का प्रयोग मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बल का प्रयोग होता है कि किसी व्यक्ति के शरीर को टच करना या किसी पदार्थ के द्वारा उसके शरीर को टच करना या किसी पदार्थ के द्वारा वो जो दूसरा व्यक्ति कोई वस्त्र जो कुछ पहने हुए है या कोई चीज़ ले जा रहा है या किसी पदार्थ के संपर्क में है उसको टच करना, जिससे उसको ग्लानि महसूस हो, क्षति हो, उस पर हानिकारक प्रभाव पड़े, तो इसको हमला कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपको सीधे एक तमाचा मारता है, बल का प्रयोग है, उसने डायरेक्ट अपनी शरीर से आपके शरीर को टच किया। आप कोई चीज़ ले करके जा रहे हैं सिर पर रख करके और वो एक दूसरे डंडे से उस वस्तु पर ऐसा धक्का देता है कि आप गिर पड़ते हैं या आप लड़खड़ा जाते हैं, यानी आपको ग्लानि, क्षोभ या हानि पहुंचती है, तो ये बल का प्रयोग है। और बल प्रयोग से जस्ट पहले की जो अवस्था होती है वो हमला है। यानी कि मान लीजिए कि ये मेरे पास ये मार्कर है और इससे मैं आपको मार देता हूँ और ये आपको टच करता है, तो ये बल का प्रयोग हुआ। और अगर मैं सिर्फ ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे करता हूँ, आपको लगता है कि अभी मार देंगे मुझे या मुझे मारने ही वाले हैं, ये हमला है। यानी बल प्रयोग के पहले की अवस्था, जिससे उस व्यक्ति को ये विश्वास हो जाए कि उसके ऊपर बल का प्रयोग होने ही वाला है, वो हमला है। अब हम उसको इस संदर्भ में लेकर के आते हैं। यानी किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे उसके मन में ये भय उत्पन्न हो जाता है कि उसके ऊपर बल का प्रयोग होने ही वाला है, तो आप धारा 354 के तहत अपराध कर रहे हैं। अब सवाल ये है, कई लोग कहते हैं कि जैसे किसी स्त्री को आप घूर रहे हैं, अगर आप किसी स्त्री को घूर रहे हैं तो वो स्त्री के मन में आ सकता है कि मेरे ऊपर बल का प्रयोग हो सकता है। अगर ऐसा उसके मन में आया तो ये हमला हो गया। कुछ लोग कहते हैं कितने सेकंड तक घूरा जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कितने सेकंड तक आप घूर सकते हैं। मुझे कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा क्लास में कि सर 11 सेकंड तक शायद घूर सकते हैं। ये सब बिल्कुल वाहियात बातें हैं। अगर ऐसा होता तो कोई पुरुष किसी महिला को 10 सेकंड घूरता, उसके बाद हटा लेता, फिर 10 सेकंड घूरता, फिर हटा लेता, ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक लगने लगेगा। इसलिए कोई सेकंड का निर्धारण बिल्कुल नहीं है। 1 सेकंड में भी अपराध हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका घूरना किस प्रकार का है। अगर आपके घूरने से उसके अंदर भय, क्षोभ, ग्लानि उत्पन्न हो रही है तो वह हमला है। और अगर आपने उसको छू दिया, क्योंकि शरीर टच कर गई, किसी पदार्थ के जरिए छू दिया, तो वह आपराधिक बल का प्रयोग है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसको सामान्य भाषा में छेड़खानी कहा जाता है। छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हो जाता है 354 के तहत। जब ऐसे मुकदमे दर्ज होते हैं तो लोगों को लगता है, और लोग कहते हैं देखो फर्जी उसने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। ऐसा कोई फर्जी मुकदमा नहीं होता है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में अपराध के रूप में वर्णित है। आपने अपना माइंडसेट इस तरह से कर लिया है कि इतना तो हम किसी महिला के खिलाफ कर ही सकते हैं, और इसलिए जब मुकदमा दर्ज होता है तो आपको लगता है कि ये फर्जी मुकदमा है। ये फर्जी बिल्कुल नहीं है, ये कानूनी रूप से
वैध है और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, यानी कि एक गंभीर अपराध है और ऐसा करने वाले को 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। धारा 366 पर आ जाते हैं। 366 कहती है कि विवाह करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को अपहरित, व्यपहरित या उत्प्रेरित करना। अब इन 3 शब्दों का अर्थ आपको समझना है। पहला क्या है? अपहरित। अपहरित का मतलब सभी जानते हैं कि किसी को उसकी इच्छा के बिना बलपूर्वक ले जाना अपहरण होता है और ऐसे कृत्य को अपहरित करना कहा जाता है। किसी भी आयु वर्ग की अगर स्त्री है या कोई व्यक्ति है, उसको उसकी इच्छा के बगैर आप ले जाते हैं तो आप उसका अपहरण कर रहे हैं। तो विवाह करने के लिए अगर किसी को ज़बरदस्ती उसकी इच्छा के बगैर आप ले जाएंगे तो आपको 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दूसरा शब्द आया व्यपहरित करना। व्यपहरित करना व्यपहरित अपहरित से थोड़ा अलग है। इसका मतलब है किसी को उसकी इच्छा के साथ ले जाना, लेकिन वह अपनी इच्छा देने के योग्य ना हो। जैसे 18 वर्ष से कम आयु की कोई लड़की या 16 वर्ष से कम आयु का कोई लड़का या कोई पागल व्यक्ति है, इसको उसकी इच्छा के साथ, उसकी सहमति के साथ भी आप लेकर के जाते हैं तो यह व्यपहरण का अपराध कहलाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 18 वर्ष से कम आयु की अगर किसी स्त्री को आप उसकी इच्छा के साथ भी लेकर के चले जाते हैं, उसकी सहमति से भी लेकर के चले जाते हैं, तब भी आप व्यपहरण के दोषी होंगे और आपको 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। होता क्या है कि ये जो आयु वर्ग है, इसमें माना गया है कि ये लोग अभी अपनी सहमति देने की काबिलियत नहीं रखते। कोई पागल व्यक्ति है या 16 वर्ष से कम आयु का कोई लड़का है या 18 वर्ष से कम आयु की कोई लड़की है, यह किसी के विधिक संरक्षण में है, यानी अपने गार्जियन के संरक्षण में है। उनके गार्जियन की सहमति प्राप्त करके आप ले जा सकते हैं, अपराध नहीं होगा। लेकिन गार्जियन की सहमति के बगैर, इन्हीं लोगों की सहमति से अगर आप ले जाते हैं तो ये अपराध होगा, क्योंकि ये अपनी सहमति देने के योग्य नहीं माने गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर भारतीय दंड संहिता महिलाओं को संरक्षण देने के तौर पर यौन अपराधों का भी प्रावधान करती है। यौन अपराध में है बलात्कार, धारा 375 बलात्कार। इसकी परिभाषा है 375 में, और 376 में 4 श्रेणियों में दंड का प्रावधान किया गया है। इस पर हम आते हैं। इसको ABCD भी कहा जाता है, 1 2 3 4 भी आप इसको बोल सकते हैं। पहले आप परिभाषा जान लीजिए कि बलात्कार होता क्या है। किसी स्त्री के साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध स्थापित करना बलात्कार की श्रेणी में आता है। कानून में बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसकी आवश्यकता नहीं है। इतना ही जानना आवश्यक है कि किसी स्त्री की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना बलात्कार की श्रेणी में आता है। ये आप इस लाइन को समझ गए। आगे कहा गया है कि 18 वर्ष से कम आयु की अगर कोई स्त्री है तो उसकी सहमति के साथ भी उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना बलात्कार की श्रेणी में आता है।
इसको 3 भागों में आप समझिए। पहला क्या है, किसी भी स्त्री की सहमति के बिना शारीरिक संबंध स्थापित करना बलात्कार है। दूसरा क्या है, 18 वर्ष से कम अगर वो स्त्री है, 18 वर्ष से कम की स्त्री है, तो इसकी सहमति के साथ भी अगर कोई शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो वह भी बलात्कार की श्रेणी में आता है, क्योंकि माना गया है कि 18 साल से कम आयु की कोई महिला अपनी सहमति देने के योग्य नहीं होती है। और तीसरा, 15 वर्ष से कम आयु की पत्नी, यानी अगर किसी व्यक्ति की पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम है तो पत्नी की सहमति के साथ भी शारीरिक संबंध स्थापित करना बलात्कार की श्रेणी में आएगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। पत्नी की आयु चाहे जितनी भी हो, वो 25 साल की हो, 30 साल की हो, चाहे जितनी आयु हो, अगर उसकी सहमति नहीं है तो उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना इस पहली कैटेगरी के बलात्कार में आएगा। लेकिन अगर पत्नी की आयु 15 साल से कम है तो उसकी सहमति के साथ भी अगर शारीरिक संबंध स्थापित किया जा रहा है तब भी वो तीसरी कैटेगरी के अनुसार बलात्कार की श्रेणी में आएगा। यानी कि सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो किसी स्त्री के साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध स्थापित करना बलात्कार होगा। 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ उसकी सहमति से संबंध स्थापित करना भी बलात्कार होगा। और 15 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित करना भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। अब इस बलात्कार के लिए जो दंड का प्रावधान है वो है धारा 376। बहुत ही फेमस है क्योंकि इस तरह के अपराध समाज में आए दिन होते रहते हैं, ये मुकदमे दर्ज होते रहते हैं और शायद हर किसी को धारा 376 का ज्ञान है कि उसमें बलात्कार के लिए दंड का मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन बलात्कार कई तरह के होते हैं, तो धारा 376 ए, बी, सी, डी या 1, 2, 3, 4 भी आप कह सकते हैं, जो सामान्यतः बलात्कार कहा गया पहली श्रेणी का किसी भी स्त्री के साथ बलात्कार करना, तो इसके लिए है 7 वर्ष से आजीवन कारावास, ये इसके लिए है। 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्कार के लिए भी यही दंड है। जो दूसरी कैटेगरी है यानी कि बी, इसमें कहा गया है कि पत्नी के साथ अगर कोई बलात्कार करता है, पत्नी के साथ बलात्कार होने पर 2 वर्ष से 5 वर्ष तक का कारावास है। लेकिन न्यायाधीश चाहे तो उसे 7 वर्ष तक का कारावास दे सकेगा, इस बात का ध्यान रहे, ऐसा कानून में कहा गया। ये परिस्थितियां कब आती हैं कि न्यायाधीश ज़्यादा दंड दे सके? ये परिस्थितियां तब आती हैं जैसे पत्नी की सहमति तो नहीं है, फिर भी कोई उसके साथ, उसका पति उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर रहा है, तो पत्नी के साथ बलात्कार है, 2 वर्ष तक का कारावास है। लेकिन अगर ऐसा करने के लिए वह पत्नी को प्रताड़ित करता है, मारता पीटता है, तो फिर न्यायाधीश चाहे तो उसे 7 वर्ष तक का कारावास दे सकता है ऐसी कंडीशन में। इसकी जो तीसरी कैटेगरी है यानी सी, यानी कि 376 सी, ये है अभिरक्षा में
बलात्कार। अभिरक्षा में बलात्कार यानी कि जो महिला किसी की कस्टडी में है, किसी के देख रेख में है, किसी के संरक्षण में है। जैसे कि कोई मरीज है जो डॉक्टर के संरक्षण में है, कोई आश्रम है जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं तो उसके जो मठ के मठाधीश होंगे तो वो महिला उनके संरक्षण में है, कोई महिला कैदी है तो वहाँ के इंचार्ज पुलिस अधिकारी के अभिरक्षा में है, कोई अनाथालय है तो वहाँ की महिलाएं वहाँ के इंचार्ज के संरक्षण में हैं। तो इस तरह की अभिरक्षा में यानी जहाँ की देख रेख करने के लिए उसके अभिभावक लगे हुए हैं और उनके द्वारा बलात्कार किया जाता है, तो दंड का प्रावधान सामान्य तरीके रूप में किए गए बलात्कार से ज़्यादा है, यानी कि कम से कम 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है अभिरक्षा में बलात्कार। और सबसे जो जघन्य अपराध बलात्कार में होता है वो 376D के तहत दंडित किया जाता है, जिसको आप कहते हैं गैंग रेप यानी कि सामूहिक बलात्कार। सामूहिक बलात्कार के लिए जो दंड का प्रावधान है उसमें कहा गया सामूहिक बलात्कार का दंड, इसमें अभी जे.एस. वर्मा कमेटी जो दिल्ली में गैंग रेप हुआ निर्भया कांड को लेकर के, तो जे.एस. वर्मा कमेटी ने कुछ सिफारिशें प्रस्तुत किया था। तो उन्होंने कहा कि सामूहिक बलात्कार में कम से कम 20 वर्ष का कारावास होना चाहिए, यानी कम से कम 20 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास। लेकिन अगर इस बलात्कार के बाद 2 कंडीशन, एक महिला का जीवन जीना दुष्कर हो जाए, महिला का जीवन दुष्कर हो जाए, या फिर इस अपराधी द्वारा जिसने गैंग रेप किया है उसके द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति की जाए, यानी फिर से कहीं बलात्कार किया जाए, दोबारा वही अपराध किया जाए, तो कहा गया कि उसे आजीवन कारावास से मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। यानी आजीवन कारावास से मृत्यु दंड हो सकता है, ये सज़ा इस रूप में बदल जाएगी। तो इस तरह से बलात्कार और उसके दंड के प्रावधानों को आपने देख लिया। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये समाज में बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है और अक्सर ऐसी घटनाएं आपके समक्ष अखबारों और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से उपस्थित होती रहती हैं और आपके मन को उद्वेलित करती रहती हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, किसी भी पेपर सेटर को अगर ये टॉपिक मिलेगा तो वहाँ से वो सवाल ज़रूर बनाएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। विवाह संबंधी अपराध। विवाह संबंधी अपराध में आपको यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहे हैं, धारा 494 पुनः विवाह और धारा 497 जार कर्म। इसके बाद ये घरेलू हिंसा से संबंधित है, इस पर हम आते हैं। अभी पहले हम समझते हैं 494 पुनः विवाह। पुनः विवाह का मतलब होता है पति या पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह करना, पुनः विवाह होता है और इसके लिए यह एक अपराध होगा। इसमें 7 वर्ष कारावास का प्रावधान है। पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना एक दंडनीय अपराध है और ऐसा करने वाले को 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।
सिर्फ 2 अपवाद हैं जब आप ऐसा कर सकते हैं। अगर इसके अपवादों को देखा जाए पहला अपवाद है न्यायालय द्वारा विवाह को शून्य कर दिया जाए। इसका मतलब होता है तलाक हो गया हो। अगर तलाक हो गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। कई लोग हैं जो बिना तलाक लिए दूसरा विवाह कर लेते हैं। दूसरा आधार है 7 वर्ष तक अनुपस्थित रहना, यानी पति या पत्नी में से अगर लगातार 7 वर्ष तक कोई अनुपस्थित रहा है तो दूसरे पक्ष को, यानी जो दूसरा व्यक्ति है उसमें से, उसे दूसरा विवाह करने का अधिकार मिल जाता है। अब समझना यह है कि इस अनुपस्थित का अर्थ क्या है। पत्नी मायके चली गई है और 7 वर्षों से नहीं आई, तो क्या आप दूसरा विवाह कर सकते हैं? जवाब है नहीं। पत्नी विदेश चली गई है, 7 वर्ष तक नहीं आई, क्या आप विवाह कर सकते हैं? जवाब है नहीं। सही जवाब क्या है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं जो केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आते रहते हैं, उन्हीं में से आप समझ जाएंगे। एक व्यक्ति की पत्नी गायब हो गई थी। कहाँ गायब हो गई पता नहीं, न मायके में है, कोई जानकारी नहीं, कहाँ चली गई। 7 वर्ष बीत गया तो उस पुरुष ने क्या किया कि दूसरा विवाह कर लिया, और जैसे ही दूसरा विवाह किया थोड़े दिनों में उसकी पहली पत्नी वापस आ गई। उसने अपने पति के ऊपर मुकदमा कर दिया। तो न्यायालय के समक्ष पति ने यह कहा कि ये 7 वर्षों से अधिक समय तक अनुपस्थित हो गई थी, इसका पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ गई, इसलिए हमने दूसरा विवाह कर लिया। न्यायालय ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या आपने पता लगाने की कोशिश किया था कि वो महिला कहाँ है? जवाब था कि नहीं, पता तो नहीं लगाया हमने। न्यायालय ने उसको जेल भेज दिया। यानी कि सिर्फ अनुपस्थित का मतलब ये नहीं है कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, गायब हो गई है। आपकी जिम्मेदारी है, आप पता करिए। पर्याप्त पता कराने के बाद भी अगर ये समझ में ना आया हो कि वो कहाँ है, तो माना जाएगा कि वो अनुपस्थित हो गई है, और तब आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। दूसरा अनुपस्थित होने का एक तरीका ये है कि पत्नी स्वयं कह दे कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, मैं जा रही हूँ, और ऐसा कहते हुए वो 7 वर्षों तक गायब रहे, तो मान लिया जाएगा कि अब पत्नी उसके पास लौट करके नहीं आएगी। तो ये अनुपस्थित होने का एक तरीका हो सकता है, और तब आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। अन्यथा पति या पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह करना एक दंडनीय अपराध होता है, और जैसा कि आप समझ चुके हैं कि 7 वर्ष और जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। कुछ अपवाद हैं, जैसे मुस्लिम विवाह है, तो मुस्लिम विवाह अधिनियम में एक मुसलमान पुरुष 4 शादियां कर सकता है, वो अपवाद स्वरूप हैं। सामान्य नियम यही है। अब इसके बाद आते हैं हम जार कर्म पे। जार कर्म, सबसे पहली बात जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया है। इस धारा को भेदभावपूर्ण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जार कर्म की धारा को रद्द कर दिया है। लेकिन रद्द कर देने का मतलब ये नहीं होता है कि अब परीक्षा में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। अब तो और पूछा जाएगा कि आखिर उस धारा में ऐसा था क्या जिसको उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। आखिर क्या भेदभाव हो रहा था महिलाओं के साथ कि इसको रद्द करना पड़ा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जार कर्म होता क्या है।
इसको सामान्य भाषा में व्यभिचार भी कहा जाता है। कहा गया है कि अगर कोई पुरुष, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के विषय में यह जानते हुए कि वह विवाहित है या ऐसे लक्षणों का अनुमान लगाते हुए कि वह विवाहित हो सकती है, उसकी सहमति से उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो वह जार कर्म का दोषी होगा। मतलब एक पुरुष होगा और यह पुरुष किसी स्त्री के विषय में विवाहित होने का अनुमान लगा सकता है या वो जानता है कि वह विवाहित है। ध्यान दीजिएगा, साफ तौर पर जानता हो कि स्त्री विवाहित है या अनुमान भी लगाने के कारण मौजूद हो कि विवाहित हो सकती है, उसके बाद भी वो उसके साथ इसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है। ध्यान रहे, सहमति होना आवश्यक है। अगर सहमति नहीं होगी तो बलात्कार की श्रेणी में आ जाएगा। शादीशुदा स्त्री की सहमति से पुरुष के द्वारा संबंध स्थापित करना जार कर्म का अपराध होता है। ऐसे समझिएगा। वैसे देखिए, ये क्या है? ये एक पुरुष है और बी एक स्त्री है विवाहित, और सी इस बी का पति है। ये दोनों पति पत्नी है। ध्यान से देखिएगा, ए जानता है कि बी विवाहित है या विवाहित होने का अनुमान लगा सकता है, और यह बी की सहमति से इसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है, तो ये सी के विरुद्ध अपराध करता है। यानी कि सी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है और ए दंडित किया जाएगा। अगर बी न्यायालय में खड़ी होकर के ये कहती है कि ए ने मेरी सहमति से मेरे साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया है, तब भी ए बच नहीं सकता। हाँ, अगर सी जाकर के न्यायालय में कह दे कि चलो मेरी सहमति से ऐसा हुआ है, तब ए बच सकता है, तब ए का कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये धारा 497 रही। अब देखिए, इसमें भेदभाव क्या था? भेदभाव इस रूप में लिया गया कि बी यानी पत्नी अगर अपनी सहमति से किसी पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है तो पति के द्वारा इस पर पुरुष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। यानी पति इन दोनों के बीच में अड़चन बन रहा है। लेकिन अगर ये सी जो कि पति है और मान लीजिए किसी अन्य स्त्री यानी कि डी के साथ अगर शारीरिक संबंध स्थापित करता है, तो इन दोनों के बीच में इनके रिश्ते को तोड़ने के लिए बी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है आईपीसी में। यानी पत्नी तो कुछ नहीं कर पा रही है अगर उसका पति किसी अन्य स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। तो अब दो चीज़ें होती हैं, या तो इनको भी दंडित कर दिया जाए, डी को जैसे ए को किया जा रहा था, तब दोनों बराबर हो सकते हैं, या जिस तरह से ये पति स्वतंत्र है ऐसा करने के लिए, वैसे ही पत्नी को भी स्वतंत्र कर दिया जाए। तो न्यायालय ने दोनों में से क्या डिसीजन लिया कि हम इसको दंडित नहीं करेंगे, तो सबको स्वतंत्र कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब अगर शादीशुदा स्त्री भी किसी अपनी मर्जी से किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करती है तो यह कोई अपराध नहीं होगा, जैसा कि पुरुष करता है तो कोई अपराध नहीं होता। इसलिए धारा 497 जो कि इस पुरुष को अपराधी घोषित कर रहा था शादीशुदा स्त्री के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने पर, इसको इन्होंने रद्द कर दिया और दोनों हो गए बराबर। यानी कि अब पति भी अन्य स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है और उसकी पत्नी भी किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना सकती है। ये है जार कर्म।
अब हम आ जाते हैं धारा 498, किसी स्त्री के पति अथवा पति के नातेदार द्वारा क्रूरता करना है, घरेलू हिंसा है। वैसे तो इसी टॉपिक में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसका जो आधार मिलता है वो आईपीसी की धारा 498 का में मिलता है। इसमें कहा गया कि अगर कोई पति या उसका नातेदार यानी कि उसके माता पिता भाई बहन कोई भी किसी स्त्री के साथ क्रूरता करता है, यानी उसको मारता पीटता है, उसको चोट पहुंचाता है या तंग करता है, यानी कि उसको ताने भी मारता है जिससे उसके मन, शरीर, संपत्ति किसी भी प्रकार से उसको नुकसान पहुंचता है, तो यह क्रूरता मानी जाएगी और इसमें 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय दंड संहिता के तहत ये संरक्षण प्राप्त हो रहे थे महिलाओं को। अब इसके बाद आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत क्या संरक्षण महिलाओं को प्राप्त है। इसमें सबसे पहले धारा 46 है। धारा 46 सीआरपीसी में मैंने पढ़ाया है। बहुत ही डिटेल में 46 में गिरफ्तारी कैसे की जाएगी ये बताया गया है। तो कहा गया है महिलाओं की गिरफ्तारी के संदर्भ में कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले मतलब इसके बाद हो गया और पहले, किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर असामान्य परिस्थितियां हैं, गिरफ्तार करना आवश्यक है, तो उसी क्षेत्र के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से लिखित में अनुज्ञा प्राप्त कर यानी कि अनुमति प्राप्त कर कोई महिला पुलिस अधिकारी ही उसे गिरफ्तार कर सकेगी। तो 2 चीज़ें यहाँ तय हैं। एक ये कि किसी महिला को सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा ये कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले सामान्य परिस्थितियों में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। अगर आवश्यक है, घटना रात को ही होने जा रही है, तो उस क्षेत्र के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से लिखित में अनुज्ञा प्राप्त करके एक महिला पुलिस अधिकारी ही उसे गिरफ्तार कर सकती है। धारा 51 दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि ये सीआरपीसी है, इसकी धारा 51 स्त्री की तलाशी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा होगी। तो बड़ी सामान्य सी बात है कि कोई स्त्री अगर पकड़ी जाती है पुलिस के द्वारा और उसकी तलाशी लेना आवश्यक होता है, तो कोई महिला पुलिस अधिकारी ही उसकी तलाशी ले सकती है। पुरुष के द्वारा किसी भी दशा में महिला की तलाशी नहीं होगी। इसी तरीके से मेडिकल के बारे में बताया गया। धारा 53 किसी महिला का चिकित्सकीय परीक्षण यानी जो मेडिकल कराया जाएगा वो कोई महिला चिकित्सक ही करेगी। मेडिकल का मतलब किसी महिला को गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और थाने में एक प्रोसेस होता है कि पुलिस अधिकारी उसका मेडिकल करवाता है। तो ये जो मेडिकल होगा वो कोई महिला डॉक्टर ही करेगी, पुरुष डॉक्टर नहीं करेगा। धारा 125 सीआरपीसी बड़ी ही महत्वपूर्ण धारा है। इसमें कहा गया है माता पिता पत्नी व बच्चों के भरण पोषण का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकेगा। अब इसमें जो है, जैसे माता है तो महिलाओं का संरक्षण हुआ, पत्नी है तो महिलाओं का संरक्षण हुआ। तो धारा 125 से महिलाओं का संरक्षण मिल रहा है।
मुख्यतः यहाँ पर आप ले सकते हैं। पत्नी के मामले में ऐसी चीज़ें बहुत आती हैं, लेकिन आजकल पत्नी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है मेरे हिसाब से। इसलिए जो पुरुष है वो अपने माता पिता की भी अनदेखी करने लगा है। तो अब माता की देख रेख करने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, यानी कि धारा 125 की प्रासंगिकता अब और ज़्यादा बढ़ रही है। कहा गया है कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट इनके भरण पोषण का आदेश दे सकेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी पति ने पत्नी को तलाक दे दिया है तो वह पत्नी का भरण पोषण करेगा, अगर सक्षम है तो। अगर सक्षम नहीं है तो खुद अपना नहीं कर सकता तो पत्नी का क्या करेगा वो। अगर पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेती है तो भरण पोषण के दायित्व से पति मुक्त हो जाएगा। पति यानी तलाकशुदा पति। अगर पत्नी ने अपने स्वयं के कारणों से सहमति से तलाक लिया है तो पति भरण पोषण के लिए बाध्य नहीं होगा। लेकिन अगर पत्नी ने स्वयं से तलाक लिया है, यानी अपनी मर्जी से तलाक लिया है, लेकिन तलाक लेने के पीछे पति ही कारण बन रहा था, पति ने इतना प्रताड़ित कर दिया कि पत्नी को तलाक लेना पड़ा, तो पति भरण पोषण के लिए बाध्य होगा। ये महिलाओं को संरक्षण दिए गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कई और आदेश दिए हैं कि माता पिता की भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उसके बच्चों की है, अन्यथा वह उनकी संपत्ति के हकदार नहीं होंगे, उनको उत्तरदायित्व से हटाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे आदेश सुप्रीम कोर्ट के भी आए हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता में ये 4 धाराएं हैं जो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करती हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ध्यान रहे आपके सिलेबस में दहेज प्रतिषेध अधिनियम नहीं है। किसी और परीक्षा के लिए अगर दहेज प्रतिषेध अधिनियम सिलेबस में आएगा तो मैं अलग से पूरा अधिनियम आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ टॉपिक है महिलाओं का संरक्षण और उसके रेफरेंस में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में क्या प्रावधान किया गया है वो आपको जानना है। तो सबसे पहले दहेज होता क्या है यही बताया गया है, यानी दहेज क्या है। दहेज क्या है? आमतौर पर यही लोग समझते हैं कि वधू पक्ष द्वारा विवाह के समय जो वर पक्ष को कोई संपत्ति या धन दिया जाता है वही दहेज है, पर ऐसा नहीं है। दहेज में पहली बात है वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को या वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को वधू पक्ष के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वर पक्ष के किसी अन्य व्यक्ति को और वर पक्ष के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वधू पक्ष के किसी अन्य व्यक्ति को विवाह के समय विवाह से पहले या विवाह के पश्चात कोई वस्तु या धन दिया जाता है या देने का करार भी किया जाता है तो यह दहेज की श्रेणी में आएगा। चलिए इसको छोड़िए, सीधे तौर पर समझिए। आपकी शादी हो रही है महिला से या महिला है तो पुरुष से, तो दहेज
विवाह से पहले, विवाह के समय या विवाह के बाद, तीनों कंडीशन में। विवाह के संबंध में अगर आपके द्वारा वधू पक्ष को या वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष को या वधू पक्ष के किसी रिश्तेदार के द्वारा वर पक्ष के किसी रिश्तेदार को कोई वस्तु दी जा रही है या देने का करार भी किया जा रहा है या कोई धन दिया जा रहा है या धन को देने का करार किया जा रहा है, तो ये दहेज है। दहेज देने वाले को, दहेज मांगने वाले को अपराधी माना जाएगा और उसे 5 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। दहेज मांगने पर 6 माह तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम इस प्रकार का संरक्षण दे देती है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971। समझ लीजिए इसको। गर्भ का चिकित्सकीय समापन यानी भ्रूण हत्या से संबंधित जो अपराध बनाए गए हैं। गर्भ का चिकित्सकीय समापन आमतौर पर बेटे की चाहत में गर्भ में ही बेटियों की हत्या कर दी जाती है। इसके लिए 1971 में एक कानून बनाया गया कि लिंग का परीक्षण ही नहीं हो सकता और उसका समापन सामान्य परिस्थितियों में नहीं हो सकता। अगर असामान्य परिस्थितियां हैं तो 12 सप्ताह के गर्भ के लिए एक चिकित्सक की राय, और अगर गर्भ आगे बढ़ चुका है यानी कि 20 सप्ताह तक हो चुका है तो कम से कम 2 चिकित्सक की राय, और साथ में गर्भवती महिला या अगर वो सहमति देने के योग्य उस वक्त ना हो तो उसके गार्जियन की सहमति से ही गर्भपात करवाया जा सकता है असामान्य परिस्थितियों में। बात आती है कि वो असामान्य परिस्थितियां क्या हैं। असामान्य परिस्थितियां हैं कि इस गर्भ के कारण महिला का जीवन जोखिम में पड़ गया हो, पहली बात, या दूसरा है इस महिला को घोर मानसिक कष्ट हो या बच्चे के विकलांग जन्म लेने की संभावना हो। मानसिक या शारीरिक विकलांग, बच्चे के मानसिक, शारीरिक विकलांग होने की संभावना हो। अच्छा, यहाँ पर आप मुझे ये बताइए, कई बार आपने देखा होगा अपने गांव में, शहरों में, मोहल्लों में कि किसी एक दंपत्ति को पहली बेटी पैदा हुई, बेटे की इच्छा रखता है वो, दूसरी भी बेटी पैदा हुई, बेटे की इच्छा में उसको 3 बेटियां पैदा हो गई हैं और अगली बार गर्भ में जो पल रहा है वो भी एक बेटी है, तो मानसिक कष्ट होगा कि नहीं उस महिला को? होगा। लेकिन क्या उस मानसिक कष्ट के आधार पर गर्भपात करवाना उचित होगा? जवाब है नहीं। तो फिर ये मानसिक कष्ट कैसा होगा? इस मानसिक कष्ट के 2 आधार बताए गए हैं। मानसिक कष्ट का जो पहला आधार है वो है बलात्कार के बाद गर्भवती होना
और दूसरा है नसबंदी के बावजूद भी गर्भवती होना। अगर इन दो परिस्थितियों में महिला गर्भवती होती है, बलात्कार से या नसबंदी के बावजूद भी, तो इस महिला को मानसिक कष्ट में माना जाएगा। और वह अगर गर्भ 12 सप्ताह का है तो एक चिकित्सक की राय से, और अगर 20 सप्ताह का है तो कम से कम 2 चिकित्सक की राय से गर्भपात करवाया जा सकता है। गर्भपात कराया कहाँ जाएगा? तो कहा गया कि जो सरकारी चिकित्सालय है वहाँ कराया जाएगा, या जिला चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में बनाई गई समिति के द्वारा निर्धारित कोई स्थान होगा, वहीं पर गर्भपात करवाया जा सकता है। अन्यथा ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आएगा। चलिए, ये तो गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 का प्रावधान रहा। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कुछ ऐसे निर्णय दिए हैं कि वहाँ पर गर्भ जो था वो 20 सप्ताह से अधिक का हो गया था, लेकिन उस गर्भ के कारण महिला का जीवन जोखिम में पड़ा हुआ था और उसका गर्भपात करा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको जायज़ ठहराया, यानी कि भले ही 20 सप्ताह से ज़्यादा का है, लेकिन उसके कारण अगर उस महिला का जीवन जोखिम में पड़ गया है तो गर्भपात कराना सर्वथा उचित माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यानी कि वर्तमान संदर्भों में देखा जाए तो 20 सप्ताह से ज़्यादा का गर्भ का भी गर्भपात कराया जा सकता है अगर उससे महिला का जीवन जोखिम में पड़ जाए। इसके बाद हम आ जाते हैं महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986। छोटा सा इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पर। अशिष्ट रूपण यानी कि अश्लीलता। क्या होता है? किसी स्त्री की आकृति का या उसके स्वरूप का इस रीति से वर्णन जिससे कि उसको ग्लानि महसूस हो या लोगों को ग्लानि महसूस हो, जिससे कि दुराचार की भावना बढ़े, इसको अश्लीलता कहा गया है। और अश्लील विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है, यानी कि कोई भी न ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन करेगा, न कराएगा और न उसमें हिस्सा लेगा। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए ऑर्केस्ट्रा का। आपकी शादी हो रही है और उसमें ऑर्केस्ट्रा बुलाया गया है, आपने बुलाया है उसको, तो आपने उसका इंतज़ाम किया है, तो आप दोषी होंगे। जो उसमें प्रदर्शन कर रहा है वो दोषी होगा। और कई बार आपने देखा होगा बारातियों में से लोग उठ करके डांस करने लगते हैं, यानी जो उसका हिस्सा बन रहा है वो भी दोषी होगा। और इसमें 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है। कुछ चीज़ों में छूट मिल जाती है, उसको कहा गया है अपवाद। कुछ जगहों पर इस तरह की चीज़ें अगर आ रही हैं जिसको आप सामान्यतः अश्लील मानते हैं, लेकिन उसमें दंड का प्रावधान नहीं होगा, वो कानून ने उसको अपवाद के रूप में स्वीकार किया है। जैसे धार्मिक प्रयोजन, जैसे नागालैंड के साधुओं को आपने देखा होगा, तो उनका कृत्य अश्लीलता में नहीं माना जाता। ऐसे कोई अवघड़ वगैरह होते हैं, ऐसे जो थर्ड जेंडर है, कभी कभी वो इस तरह का प्रदर्शन करते हैं, तो अश्लीलता के अपवाद के रूप में उनको स्वीकार किया गया। ये धार्मिक प्रयोजन होता है। दूसरा है पुरातत्व महत्व की कोई मूर्ति, कोई मूर्ति
जैसे नटराज की मूर्तियां हैं, नटराज या फिर खजुराहों की मूर्तियां हैं, खजुराहों की मूर्तियां हैं, तो इनको भी अश्लील नहीं माना जाता है। तीसरा आ जाता है कोई सामाजिक कार्यक्रम हो जो कि समाज के हित के लिए हो, जैसे गर्भ निरोधकों का प्रचार किया जाता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, उस पर जो चित्र वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो भी अश्लीलता के दायरे में नहीं आता। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1954। ये वही है जिसके जरिए किसी फिल्म को प्रमाण पत्र दिया जाता है। सेंसर बोर्ड का जो प्रमाण पत्र होता है, अगर उसने प्रमाणित कर दिया है किसी वीडियो को, किसी पिक्चर सिनेमा को, तो उस व्यक्ति को और उसमें भाग लेने वालों को दंडित नहीं किया जाता है। तो ये 4 अपवाद हैं। अगर इसके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है तो वह दंडनीय नहीं होता है, अन्यथा बाकी अश्लीलता के लिए दंड का प्रावधान किया गया है और इस प्रकार से महिलाओं को संरक्षण दिया गया है। अब हम आ जाते हैं महिलाओं के संरक्षण के आखिरी पॉइंट पर, जिसको आप कहते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। वास्तव में ये लागू हुआ 2006 में। इसमें एक है प्रत्युत्तरदाता। पहले हम प्रत्युत्तरदाता को ही समझ लेते हैं। इसका पूरा नोट्स पीडीएफ रूप में ऐप पर मौजूद है, आप उसको निकाल लेंगे या उसको डाउनलोड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें उसमें डिटेल में मिलेंगी। यहाँ तो मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे एक महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है, मारपीट होती है घर में, कौन करता है? या तो उसका पति करेगा या उस पति के माता पिता, भाई बहन जो लोग हैं घर में, वो लोग करेंगे। यानी वो पीड़ित महिला जब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाएगी तो जिसके खिलाफ कराएगी उसी को कहते हैं प्रत्युत्तरदाता, यानी दूसरा पक्ष। प्रत्युत्तरदाता का कोई ऐसा कार्य, लोप या आचरण, 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कार्य, लोप, आचरण, यानी वह उसको मारता पीटता है, कार्य में आ जाएगा। कोई अन्य परिवार का सदस्य मारता पीटता है और वह इग्नोर करता है, जिसने विवाह के समय 7 जन्मों तक रक्षा करने की कसम खाई थी, वह इग्नोर करता है, तो वह उसका लोप कहलाता है। और अगर वह उसका आचरण ऐसा, जैसे शराब पी कर के रोज़ देर रात घर में आना, हंगामा करना, शोर मचाना, तो ये उसका आचरण है। इस आचरण के द्वारा अगर महिला को पीड़ा पहुंचाता है तो ये घरेलू हिंसा होती है उस महिला के साथ। ये तो आदतन हुआ। इसका दूसरा खंड होता है कि दहेज की किसी मांग के लिए या किसी विधि विरुद्ध मांग के लिए अगर पति या पति के नातेदार द्वारा उसको पीड़ा पहुंचाई जाती है तो ये भी घरेलू हिंसा होती है। अब इस घरेलू हिंसा से निपटने के लिए संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। संरक्षण अधिकारियों में 3 लोग होते हैं। पहला तो पुलिस होती है, दूसरा मजिस्ट्रेट होते हैं, तीसरा
सेवा प्रदाता होते हैं। सेवा प्रदाता का मतलब क्या होता है? पुलिस और मजिस्ट्रेट तो आप जानते हैं। सेवा प्रदाता का मतलब है कोई एनजीओ जो 1856 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अधिनियमित है, उसको एनजीओ बोलते हैं। वो सेवा प्रदाता के रूप में हो सकता है या फिर कंपनी अधिनियम के तहत बनाई गई कोई कंपनी, यानी एक ऐसी कंपनी या एनजीओ जो कि महिलाओं के हितों के लिए काम करते हैं, उनको कहा जाता है सेवा प्रदाता। और इनमें से किसी को भी संरक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और ये महिलाओं को, यानी पीड़ित महिलाओं को तमाम कानूनी उपायों के बारे में गाइड करते हैं, उनको सहायता देते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखी, पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। तो इनका कर्तव्य है कि इस महिला को विधिक सहायता की जानकारी देना, उसको गृह में निवास करने की जानकारी देना, उसको निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी देना, आईपीसी के तहत वाद दाखिल करने की जानकारी देना, ये सब इनका कार्य होता है। कोई भी व्यक्ति, यहाँ ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति जो देखता है कि घरेलू हिंसा हो रही है, वह शिकायत कर सकता है सेवा प्रदाताओं से जो अधिकारी नियुक्त हैं। यानी कि पुलिस में शिकायत कर सकता है, सीधे थाने पर शिकायत करेगा तो जो उस मैटर को देख रहा है वो जाएगा उसके सलूशन के लिए। अब मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत कर दिया, लेकिन पाया जाता है कि वह व्यक्ति घरेलू हिंसा नहीं कर रहा था, तो आपके खिलाफ कोई विधिक कार्रवाई नहीं होगी। अगर आपने सद्भावनापूर्वक ऐसा किया है तो, सद्भावनापूर्वक अगर आपने शिकायत की है तो आपके खिलाफ कोई विधिक कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपने दुर्भावनापूर्वक किसी की शिकायत की है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब यहाँ देखिए अंतिम जो पॉइंट है, मजिस्ट्रेट को आवेदन। तो मजिस्ट्रेट को आवेदन करने के लिए जो लोग अधिकृत हैं, एक तो पीड़ित व्यक्ति ही अधिकृत है, पीड़ित व्यक्ति की तरफ से कोई अन्य भी कर सकता है, और दूसरा होता है सेवा प्रदाता या कोई एनजीओ। अन्य में आप एनजीओ को ले लीजिए, यानी जैसे कोई महिला पीड़ित है तो वो शिकायत करेगी, या कोई एनजीओ कर सकता है, या सेवा प्रदाता मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करके कार्रवाई करा सकते हैं। इसके बाद अब ये विविध समझ लीजिए, यानी कि ये जो मजिस्ट्रेट है ये कार्रवाई करते हुए क्या कुछ आदेश कर सकता है। तो आदेशों में कहा गया है कि 48 घंटे के भीतर, यानी 2 दिन के भीतर उस महिला के लिए अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। अंतरिम आदेश में क्या हो सकता है? गृहस्थी में निवास करने का आदेश हो सकता है, उसके पुनर्वास का आदेश हो सकता है, उस महिला को पति के द्वारा मिलने वाले हर्जाने का आदेश हो सकता है। यानी कि वो आदेश हो सकता है जिससे कि उस महिला को जो हिंसा हो रही है उसके विरुद्ध उसको तत्काल प्रभाव से रोका जा सके और महिला को रिलीफ दिया जा सके। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो फैक्ट हैं, आप उसको नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। यहाँ तक आकर के महिलाओं, बच्चों और SC ST के संरक्षण का पहला पार्ट, यानी महिलाओं का संरक्षण, हो जाता है समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।